सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पंजाबी की कहावत है कि रा पे आ जाने या वा पे आ जाने। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ किसी रास्ते का पता उस पर चल के ही मालूम होता है, जब वास्ता पड़ता है फिर पता चलता है। क्योंकि हकीकी दुनिया और होती है और ख्याली दुनिया बिल्कुल और होती है। रियलिटी में इमेजिनेशन में बहुत फ़र्क होता है। आम जिंदगी में इंसान क्या क्या ख्याली पुलाव कहते कि बनाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हकीकत में वैसा हो जाए जैसा वो सोच रहा है। फैंटेसी कभी भी हकीकत नहीं बन सकती। आप ख्याली दुनिया पे मबनी फिल्में देख लें, ऐसे ऐसे मनाजिर, ऐसी ऐसी कहानी दिखाई जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इसीलिए ख्याली दुनिया में रहने वाले अपने मकसद हासिल करने में अक्सर कामयाब नहीं होते हैं। किस भाव बिकती है ये इंसान को हकीकी ज़िंदगी में आने के बाद ही पता चलता है। जब तक इंसान अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रखता तब तक वो खुद से तसव्वुरात तराशता रहता है। उसकी एक मिसाल आप देख लें कि उस नौजवान की तरह जो तालीम हासिल करते हुए कई ख्वाब से जा लेता है। वो सोचता है कि डिग्री हासिल करके उसे फ़ौरन नौकरी मिल जाएगी, जब नौकरी मिल जाएगी तो फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने सारे ख्वाब पूरे कर सके। लेकिन जब वो डिग्री हासिल कर लेता है और नौकरी ढूंढने निकलता है फिर उसको पता चलता है कि नौकरी का असूल इतना आसान नहीं है। डिग्री होने के बावजूद नौकरी के लिए यहाँ वहाँ के धक्के खा रहा होता है, नौकरी नहीं मिल रही होती। और जब खुदा करके उसको नौकरी मिल जाती तो फिर ये राज भी खुलता है कि तनख्वाह में ख्वाब पूरे नहीं होते, सिर्फ गुजारा होता है। ये हर किसी की कहानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सरियत की शायद यही कहानी है, बल्कि दास्तान कह लें। कहने का मकसद कि इंसान सोचता क्या है लेकिन अमली ज़िंदगी में होता कुछ और है। कंफर्ट जोन में रहकर अपने मुताबिक सोचा और समझा तो जा सकता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आना ही असल इम्तिहान होता है, क्योंकि दूर के ढोल हमेशा सुहाने ही लगते हैं। अच्छा, हाल की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। यहाँ कहानी हमारी सियासत की भी है। ठीक इसी तरह जब किसी जमात के पास इक़्तिदार नहीं होता और वो उसके हसूल के लिए जद्दोजहद करती है, अवाम को समझाया ये जाता है कि इक़्तिदार एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसके छूने से मुल्क के तमाम मसले हल हो जाएंगे। अवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, उनकी और उनकी नस्लों की तकदीरें बदलने की बात की जाती, दावे किए जाते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है तो फिर अवाम से किए गए दावे धरे के धरे रह जाते हैं। फिर वसाइल के कम होने का रोना रोया जाता है कि वसाइल इन्हें क्या करें। हुक्मरान जमात भी हाथ बंधे होने की शिकायत करती दिखाई देती है। पिछली हुकूमतों की नाकिस पॉलिसीज़ पर मलबा डाला जाता है। साबिका हुकूमती पॉलिसियों को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती है कि ये तो पुरानों की वजह से है, हमारा कोई कसूर नहीं है, पिछले करके चले गए, हम क्या करें। और इसी चक्कर में 5 साल गुजर जाते हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जो इक़्तिदार होता है वो फूलों की नहीं बल्कि कांटों की सेज है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश भी ना की जाए। तहरीक इंसाफ की कहानी नून लीग और पीपल्स पार्टी से मेरे ख्याल से इस तरह मुख्तलिफ है कि उसे पहली बार इक़्तिदार मिला। इमरान खान को पहली बार वज़ीर आज़म तब्दीली के नारे ने बनाया और उनकी तब्दीली का नारा स्टेटस को के ख़िलाफ़ था। इक़्तिदार से पहले वज़ीर आज़म ने आवाम से जो है निज़ाम में तब्दीली का वादा किया था, एक बार नहीं बार बार किया था कि अवाम को 90 रोज़ में तब्दीली ला कर दिखाएँगे। ये दावा किया था, ये उम्मीद भी दिलाई गई थी कि तब्दीली की जो सुनामी है वो पुराने फरसुदा निज़ाम को बहा कर ले जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे वादे, सारे दावे, सारे नारे सियासी निकले, तब्दीली नहीं आ सकी। अगर एक लाइन में बात करूं, तब्दीली नहीं आ सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो बड़े पुरजोश थे, लेकिन जैसे उनको इक़्तिदार मिला तो फिर उन्हें भी आटे दाल का भाव मालूम हो गया। अब मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म का बड़ापन है कि वो खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इक़्तिदार मिलने के बाद जिम्मेदारियों को निभाना आसान काम नहीं है। पहले वो कहते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, और अब ये फरमाते हैं कि तब्दीली को बटन नहीं है जो दबाया जाए और उसके ज़रिए से निज़ाम में फ़ौरी तब्दीली आ जाए। नया पाकिस्तान बनने में वक्त दरकार होता है और अब तो इमरान खान साहब रुकावट की वजह निज़ाम में जो मौजूद बुराइयाँ हैं उनको करार दे रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा इमरान खान साहब का। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जब किसी निज़ाम में बुराइयाँ, बदउनवानी और रुकावटें आ जाएँ और कि जब तक पैसे नहीं देंगे काम नहीं होगा, तो ऐसे में तब्दीली लाने में वक्त लगता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है वज़ीर आज़म साहब ने कि वक्त लगता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब साथ ये भी फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से निज़ाम को ख़राब होते हुए देखा। जब उनके सामने सारे ज़मीनी हक़ाइक़ थे और वो सियासत में भी इसी मकसद के लिए आए थे कि करप्ट निज़ाम का खात्मा करके अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे, तो वज़ीर आज़म तो ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ जहाद के लिए उतरते ना, ये स्टेटस को के ख़िलाफ़। लेकिन
हमने देखा कि अभी तक तब्दीली की हवा इस स्टेटस को के खिलाफ चल ही नहीं पाई। अभी तो ब्यूरोक्रेसी समेत पॉलिटिकल माफिया अपनी मर्जी से चल रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो किया चला जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने ये बात सही कही कि जब इदारों में बुराइयां आ जाती हैं तो तब्दीली लाने में मुश्किल होती होगी, यकीनन सही कह रहे हैं आप। लेकिन उन इदारों को मजीद बदतर होने से तो बचाया जा सकता है ना प्राइम मिनिस्टर साहब। ये तो किया जा सकता है कि अब इससे ज़्यादा बदतर ना हो, जहाँ तक आ गई ये बुराइयां वहाँ तक रुक जाएं किसी तरह, फिर उसको आहिस्ता से कम करेंगे। अभी एटलीस्ट इस बुराई के लेवल से तो ऊपर ना जाएं हम कि मजीद बुराइयां और फिर मजीद बदउनवानियाँ। मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब की पुलिस को परफेक्ट कर देगी, आइडियल कर देगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तब्दील नहीं किया होगा, यकीनन उनकी नीयत पर मेरे ख्याल से हम शक नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि अगर उन्होंने KPK में जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो की थी तो इस तरह देखा जाए तो वही मॉडल वो पंजाब पुलिस में ला सकते थे और उनके लिए ज़्यादा आसान भी था, क्योंकि इनको ना सिर्फ पंजाब बल्कि विफाक में भी हुकूमत मिली थी। तो ऐसे में पंजाब पुलिस, जिसके बारे में कहा जाता है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, उसका हुलिया दुरुस्त किया जा सकता था। चले मान लेते हैं कि निज़ाम में बुराइयों की वजह से इदारों में फौरी तब्दीली नहीं लाई जा सकती, लेकिन कम अज़ कम पंजाब पुलिस को मज़ीद ख़राब होने से तो रोका जा सकता था। ऐसा करके पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की बुनियाद तो डाली जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या, हमने देखा क्या कि पंजाब पुलिस के सरबराह तो बदलने पे जोर दिया गया, आज ये गया, आज वो गया, आज वो गया, इसको बदलो, उसके बदलो, लेकिन थाना कल्चर में कुछ तब्दील नहीं हुआ। इसकी कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, उठते रहेंगे। मोटरवे केस सबके सामने है, जहाँ पंजाब पुलिस शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा लोगों को नसीहतें करती नजर आ रही थी। और मेरे ख्याल से मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी, ज़्यादा तफसील में मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या तब्दीली आई। फिर सानिया साहिवाल का वाकया, अब हाल ही में मदरसे में घुसकर एक निहत्ती औरत को मारता हुआ पंजाब पुलिस का जवान मंजर आम पर आया। क्या बार बार जगह जगह कानून पंजाब पुलिस के हाथों तिगनी का नाच नहीं नाचता रहा? यही नहीं, सब हुकूमत को कहते रहे CCP लाहौर को तैनात करना दुरुस्त इकदाम नहीं है, लेकिन ये बात भी देर से समझ में आई, बल्कि तब समझ में आई जब CCP लाहौर के अपने केसेस सामने आ गए और फिर उनका तबादला कर दिया गया। कहने का मकसद कि अगर निज़ाम में बुराइयों की वजह से इदारों में तब्दीली में ताख़ीर है तो कम से कम इदारों की बदतरीन परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को मज़ीद बदतरीन होने से तो बचाया जा सकता है, बचाना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब ये भी फरमाया करते थे कि उनको इक़्तिदार मिला तो फिर वो कशकोल भी तोड़ देंगे, लेकिन अब वो कुछ और ही कहते हैं, कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। उनकी ज़बानी सुनिएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब कर्ज़ों को उतारने के हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जी हमने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया, सनती बेहतरी में किरदार अदा किया। दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं को मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म तो पुरअज़्म थे ना कि वो इक़्तिदार में आकर IMF से कर्जा ही नहीं लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था, और अगर दोस्त ममालिक हमारी मदद ना करते तो हमारी करेंसी का हाल भी वैसा ही होता जैसा कि जंग ज़दा मुल्कों का होता है। लेकिन वज़ीर आज़म के पास कुछ तो ऐसा प्लान था ना जिसकी बुनियाद पर वो कर्जा ना लेने की बात इतने पूरे एतमाद अंदाज में किया करते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, हमने देखा क्या कि इस हुकूमत को भी मईशत के पहिए को चलाने के लिए कर्ज पर कर्ज लेना पड़ा। और वज़ीर आज़म के कहने के मुताबिक निज़ाम में इतनी बुराइयाँ थीं, इतनी बुराइयाँ कि हमारा मुआशी निज़ाम FATF के रहमो करम पर चला गया, और अपोजिशन ने भी हुकूमत पर NRO लेने के लिए दबाव डाला और पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए भी पूरा जोर लगाया। हुकूमत ने ये वार तो बचा लिया, लेकिन मुआशी बहरान पर वज़ीर आज़म खुद अपनी मुआशी टीम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके वज़ीरों को खुद नहीं पता कि मुआशी तंगी क्यों है। हालांकि हुकूमत को आधा टेन्योर इन्होंने पूरा कर लिया, 2.5 साल हो चुके हैं, और वज़ीर आज़म बार बार वज़ीर ख़जाना बदल रहे हैं, लेकिन मुआशी हालत नहीं बदल रहे। मुआशी हालत में कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही हमें। और वज़ीर आज़म इक़्तिदार से पहले कहा करते थे कि उनके पास सबसे काबिल मुआशी टीम है जो मईशत का नक्शा बदल कर रख देगी। मुझे लगता है इतने बड़े दावे भी नहीं करने चाहिए थे, जो दावे ज़्यादा गले पड़ गए PTI के। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी, 3 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, आएंगे तो चुटकियाँ बजा के ये कर देंगे, ये तब्दील कर देंगे, वो कर देंगे। ये दावे आप लोगों को ले डूबे हैं। अब लोग कह रहे करें तब्दील, हो गए 3 महीने, 6 महीने, 2.5 साल, करें, करके दिखाएं। और जब परफॉर्मेंस देखी जाती है तो जो दावे थे उसकी आधी भी चले हो, आधी भी नहीं। नक्शा बदल के रख देंगे, मसाइल जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन शायद निज़ाम में बुराइयों का अंदाज़ा वज़ीर आज़म को फिर के पहले था ही नहीं, पता ही नहीं था कि निज़ाम में इतनी बुराई हैं। वो 2.5 साल बाद फिर पता चला कि तो निज़ाम की बुराई हैं, ये तो जब तक नहीं ख़त्म होगी तब तक तब्दीली आ ही नहीं सकती। अब निज़ाम में चूँकि इस कदर ख़राबी आ चुकी है कि एहतसाब अपने का हो तो अपनी पार्टी के लोग वज़ीर आज़म के सामने बाकायदा आ खड़े होते हैं
राजा रियाज साहब देखिए ज़रा इनका अंदाज, सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। सुना आपने। अच्छा, बात जो सही है ना वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए मुखलिसाना कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, हवाई कोई बात नहीं है। आप देख लें कि जहांगीर तरीन साहब का केस है, उन्होंने किसी इदारे पर कोई दबाव नहीं डाला प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वरना माजी में वज़ीर-ए-आज़म के किसी करीबी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन अब सच क्या है वो ये है कि जी स्टेटस को के रखवाले जो है ना वो निज़ाम में खराबियों की जड़ है, जिस पुराने निज़ाम के खात्मे के खिलाफ जम कर मज़ामत करेंगे। ये मेरी नज़र में तब्दीली ही है कि जहांगीर तरीन को अपने हाथों से बनाई हुकूमत के एहतसाब का सामना करना पड़ रहा है। तरीन फैमिली के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म गैर जानिबदार हैं। और ख़बरें हैं कि जहांगीर तरीन ने कल FIA पेशी पर पावर शो का फैसला कर लिया। इसका मकसद क्या हो सकता है? अगर ये है कि जी अगर उला गया तो हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। अब यही चीज़ें तब्दीली की राह में रुकावट बनती हैं। ये रुकावट ही है ना तब्दीली की राह में। अपनों के साथ अपोजिशन का भी रवैया आप ये ज़रा देख लें, यही है। जावेद लतीफ़ का क्लिप देखिएगा। उनको एहतसाब के निर्गे में लाया गया तो उन्होंने कभी इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, कभी हुकूमत को दबाने के लिए असम्बलियों से इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ा गया। और यही नहीं, जब वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की तो अपोजिशन ने इसकी भी रज कर मुखालफत की। इस्लाह के बगैर निज़ाम में मौजूद जो बुराइयाँ हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता। और ऊपर से कि निज़ाम में मौजूद बुराइयों की वजह से जहाँ अपोजिशन को ये लगता है कि उसका नुकसान हो रहा है तो तनकीद की लाठी लेकर हुकूमत पर चढ़ दौड़ती है, लेकिन इस खराबी को दूर करने के लिए हुकूमत का साथ नहीं देते। देख लें क्या नीयत है इनकी। ना सियासत के मैदान में साथ देते हैं, ना पार्लिमानी ऐवान में साथ देते हैं। मरियम औरंगज़ेब का क्लिप होगा, चलाइएगा टीम। अच्छा, अगर वज़ीर-ए-आज़म की बात मानकर अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात कर लेती तो शायद डस्का का इंतखाब दोबारा ना कराना पड़ता। अब कल फिर इंतखाबी मार्क है, अब देखते हैं कि इस बार मैदान कौन मारता है। उम्मीद करती हूँ कि अब कल दोबारा हालात कशीदा नहीं होंगे और ना कोई अपनी हार ना मानते हुए निज़ाम की खराबी का रोना रोता नज़र आएगा। कल एक अहम आप कह लें कि इंतखाबी मार्क है और उम्मीद है कि कल वोट को, वो कहते हैं ना इज़्ज़त दो, वोट को हकीकी मायनों में इज़्ज़त मिलेगी। आपको याद होगा कि डस्का के इंतखाब में जब फायरिंग हुई थी और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन जान की बाजी हार गया था, यही नहीं बल्कि 20 जो पोलिंग स्टेशन उनके नताइज जो हैं वो उनमें रद्दो बदल के खदशे के पेश नज़र भी इलेक्शन कमीशन ने मुतलका जो अफसरान उनको गैर हतमी नतीजे के ऐलान से भी रोक दिया था और मुस्लिम लीग नून ने धांधली के इल्ज़ाम लगाते हुए पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया था। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत और जो गैर जानिबदारी है उसको यकीनी बनाते हुए ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये कलअदम करार दिया था NA-75 डस्का का और पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब करवाने का हुक्म भी दिया था। अब फैसले से इख्तलाफ करते हुए PTI उम्मीदवार अली असजद मलही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। और अच्छी बात यह कि सियासी जंग लाठियों और पत्थरों की बजाय कानूनी महाज पर लड़ी गई। क्या ये अच्छा होता कि इंतखाबी निज़ाम है उसमें मौजूद इस बुराई को हुकूमत और अपोजिशन मिलकर दूर करते? क्या ये अच्छा होता ना? क्या अच्छा होता। अब मैं बार बार इंतखाबी इस्लाहात की बात क्यों कर रही हूँ? अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती लेकिन इसको लेकर पार्लियामेंट में अपोजिशन हुकूमत से लड़ रही और पार्लियामेंट के बाहर भी निज़ाम को कोसा जा रहा है, धांधली का शोर मचाया जा रहा है, लेकिन धांधली के खात्मे पर अपोजिशन हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, तो फिर ज़रा मुझे बताएं ये जो तब्दीली नामी चीज़ है कैसे आएगी, कैसे आएगी? और ये जो सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की मंडी लगने पर सब तनकीद करते हैं, लेकिन होता क्या है, जिसका बस चलता है वो ज़मीरों के सौदे करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। यहाँ ज़मीर बिकते हैं, फॉर सेल, रेट लगते हैं, इसका ज़मीर इतने में ख़रीद लो, उसका ज़मीर उतने में ख़रीद लो, ये बिका वो ख़रीदा। अब ये बात रिकॉर्ड पर है कि सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि हॉर्स ट्रेडिंग का या जो ज़मीर ख़रीदो फ़रोख्त जो ज़मीरों की थी, सौदेबाजी, इसका धांधली का रास्ता रोक लिया जाए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ओपोजिशन को भी कहा कि आए मिलकर खुफिया बैलेटिंग के बजाय शो ऑफ हैंड्स का कानून बनाएं ताकि कोई किसी पर उंगली ना उठा सके, धांधली का इल्ज़ाम ही ना लगा सके, वोट को इज्जत मिल जाए। लेकिन ओपोजिशन ने कहा जी नहीं थी, हम तो नहीं मानेंगे, मैं ना मानूं की ज़िद पर अड़ी रही और उसने बाद में खुद नुकसान उठाया। बड़ी से होने की वजह से सब जमातों को अपने दिल बड़े करने चाहिए और इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह हुकूमत में इंतखाबी इस्लाहात की बात करती है कि क्यों, और इसको अमली तौर पे सबको साथ लेकर भी चलना चाहिए ना। अब भी वक्त है मेरे ख्याल से कि निज़ाम में तब्दीली के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आ जाएं, वरना ये जो क्या कहते हैं वज़ीर साहब की बुराइयाँ हैं इस निज़ाम में, बुराइयों भरा निज़ाम,
खराबियों से भरा हुआ निज़ाम, ऐसा तो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल NA-75 डस्का पर होने वाला जो इलेक्शन है वो खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। डस्का एक सनती इलाके के तौर पे जाना जाता है, मगर हालिया दिनों में इसकी वजह शोहरत फरवरी में जो NA-75 सियालकोट 4 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन है उसमें नताइज समेत जो धुंध में गायब होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो बने थे। इस वाक़े के नतीजे में ये हल्का पूरे पाकिस्तान में कह लें कि सियासी तवज्जो का मरकज़ बन गया और ज़राए के मुताबिक डस्का NA-75 के इलाके कसवाल में भी हवाई फायरिंग पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए DPO सियालकोट को खत भी लिखा और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हवाई फायरिंग PTI के कारकुनान ने की। अच्छा नाज़रीन, NA-75 डस्का में इंतखाबी दंगल अब कल होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मलिक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अब देखना है कि इस बार ये इलेक्शन पुरअमन तरीके से होता है या फिर कोई बदमज़गी देखने को मिलेगी। अब दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो आजकल जहांगीर तरीन साहब खबरों की जीनत बने हुए हैं। चीनी सट्टा माफिया जो है और JW केस में भी बड़ी पेशरफ भी सामने आई है। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा चीनी स्कैंडल में जो नामजद मुलजिम है जहांगीर तरीन साहब, उनके ख़ानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। जहांगीर तरीन अपनी ही हुकूमत में खुद पर लगे हुए इल्ज़ाम पर नाला हैं और अपने बयानात में कहते आ रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वज़ीर लगारी साहब। कैसे बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे नुमाइंदे इस टाइम पे वहाँ पे मौजूद है डस्का में नदीम गौरी। नदीम की तरफ पहले जाते लगा से मैं आपकी तरफ आती हूँ। नदीम, इस टाइम पे कैसा माहौल देख रहे हैं वहाँ पे, कैसी तैयारियां? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर माहौल के हवाले से बात कर ली जाए तो माहौल में तो पूरे डस्के के अंदर NA-75 के अंदर मुकम्मल तौर पर गहमा गहमी नजर आ रही है। ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे डस्का वालों की सुबह ईद है और इस वक्त ये चांद रात मना रहे हैं। हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पोलिंग यहाँ पे इलेक्शन हॉल भी देखे और अभी हम मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हॉल के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ भी मौजूद हैं। उनके साथ इलेक्शन के हवाले से भी हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? 19 तारीख का इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिया गया, आप भी यहाँ पर मौजूद थे। अब इस इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि RPO कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DPO, AC, DSP के तबादले किए गए हों, क्योंकि इलेक्शन मुतनाज़ा था और उन्होंने रिगिंग को रोकने में वो नाकाम रहे, अपना किरदार अदा नहीं किया। हम ये समझते हैं कि अब लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, पुरअमन इलेक्शन होगा। हमारा वोटर पुरएतमाद भी है, पुरअज़म भी है और हमें इस बात का यकीन है कि कल टर्नआउट बहुत अच्छा होगा और ये कोशिश करेंगे कि शहर में जहां हमारा वोट ज़्यादा है उसको स्लो किया जाए। मगर हमने ये तहिया किया है कि वोट हम भुगताएंगे, इंशाल्लाह अच्छी तादाद में भुगताएंगे और मेरी प्रेडिक्शन है, आप चला दीजिएगा बाद में, इंशाल्लाह 15 से 20 हज़ार की लीड मैं शेयर की यहाँ पे देख रहा हूँ जो मैंने हालात देखे हैं ओवरऑल। बता दीजिएगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने 1 अरब के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है डस्का की बहाली के लिए, यहाँ पे तरक्याती कामों के लिए। क्या इस चीज़ से आपके वोट में कोई फ़र्क पड़ता नजर आ रहा है? 1 अरब रुपया हुकूमत पंजाब के पास या पाकिस्तान के पास डेवलपमेंट फंड के लिए एक हल्के को देने के लिए होता तो ये पिछले साल में कई मोटरवेज बना चुके होते, कई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुके होते। इनके पास फाइनेंस के पास कोई पैसा नहीं है। अगले बजट में भी IMF की जो शराइत आई हैं ये एक ईंट नहीं लगा सकेंगे। मल्ली साहब के पल्ले इसलिए कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन में हारे, RO के दफ्तर में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे और चौथी हार इंशाल्लाह 10 अप्रैल को कल आने वाली है। आपने यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा की बात भी सुनी। अगर हल्के के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि वोटर्स की तादाद यहाँ पर 4,94,003 बताई जा रही है। इसके साथ साथ अगर मर्द वोटर हज़रात के बारे में बात कर ली जाए तो 2,73,000 और खवातीन वोटर यहाँ पर 2,21,000 के करीब रजिस्टर्ड हैं। इस हल्के में कल हफ्ता के रोज़ पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होगा जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। जी अच्छा नदीम, ये भी जरा बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम होंगे कल? पिछली 19 फरवरी के हवाले से अगर मैं बताता चलूं तो सिक्योरिटी के ड्रॉबैक्स की वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते रहे, बदअमनी भी, यहाँ पर 2 कीमती जानें भी ज़ाया हो गई। लेकिन इस मरतबा इलेक्शन कमिश्नर से हमारी बात हुई, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से, उन्होंने कहा हम सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के अगर फुल प्रूफ इंतजाम के हवाले से बात कर ली जाए तो पुलिस एहलकार 4,142 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर के 1,000 से ज़ायद
एहलकार अपनी ड्यूटियां फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि किसी भी नाखानी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर 10 फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस पर वो भी तैयार खड़े रहेंगे। इसके साथ साथ सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी हुक्मनामा जारी किया गया है कि कहीं भी जगह कहीं भी बदअमनी नजर आए, बेज़ाब्तगी नजर आए तो उससे आहनी हाथों से निपटा जाए, किसी भी ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। नदीम गौरी हमारे साथ मौजूद थे। लगारी साहब, नदीम गौरी हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ की सिचुएशन से आगाह करे थे। अभी वो अता तारड़ साहब से बात कर रहे थे लगारी साहब, तो उनका ये कहना था, तारड़ साहब ने दावा ही किया है कि हम 15 से 20 हज़ार की लीड लेंगे। तो आपको लगता है कि वाकई नून लीग मैदान मार जाएगी कल? नहीं, आसार यही हैं और उनकी अपनी सीट है और अब से नहीं है, बहुत पहले से उनकी ये सीट है, तो उनका हार जाना हैरत अंगेज होगा। और इन हालात में जबकि हुकूमत अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी है और हुकूमत के जो अहम जो अरकान हैं वो डिस्टेंस हो रहे हैं उनसे, और तो मेरे ख्याल में अब पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और अब ज़्यादा इम्कान यही है कि PMLN जो है वो मैदान मार सकती है। PMLN के अपने लोग भी बड़ा दावा कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा लीड से मैदान मारेंगे। तो उसके बाद फिर हुकूमत की पोजीशन आप क्या देखते हैं? नहीं, हुकूमत इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है और जो कुछ PDM नहीं कर सकी वो इन्होंने खुद ही कर लिया है। और PDM जो है वो अपने इख्तिलाफात के मलबे तले दब गई और हुकूमत जो है वो अपने दाखिली बहरान के मलबे तले आ गई है। तो अब फैसला करना है क्या जो जरदारी साहब ने जो गेम बनाया था, क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन आगे बढ़ते हैं और वफाक में और सूबे में तब्दीली के लिए अपना कोई किरदार अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त उनके लिए बहुत आसान है कि वो सूबे में भी और मरकज़ में भी तब्दीली ला सकें। हुकूमत की टोटल जो 20 नशस्तों की अक्सरियत है उसमें से अगर 11 अरकान टूट जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से सर्वाइव करेगी। और कल जहांगीर तरीन साहब जा रहे हैं तो उनके साथ कोई तकरीबन 10 अरकान कौमी असम्बली और 20-25 अरकान सूबाई असम्बली उनके साथ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और वो हैं जो बिल्कुल खुलकर सामने आ रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वक्त आने पर हम आपके साथ होंगे। तो अब मेरे ख्याल में बड़ी हद तक जनाब इमरान खान साहब के हाथों से खेल निकल चुका है और अगर नवाज शरीफ अपना किरदार अदा करते हैं तो शायद सूरत हाल तब्दील होगी, और अगर नहीं करते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब इररिलेवेंट हो जाएंगे, फिर उनकी कोई जगह नहीं होगी। जो कुछ मोहतरमा मरियम नवाज ने हासिल किया है वो फिर मियां नवाज शरीफ के हाथों ज़ाया हो जाएगा। अच्छा लगारी साहब, अब ये कल इलेक्शन भी है, जहांगीर तरीन साहब की पेशी भी है और जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे होंगे। मतलब उनको ये लगता है कि वो बार बार जो तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं, बेसिकली तो इमरान खान साहब से इंसाफ मांग रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जो उनका ये भी कहना है कि जी उनके खिलाफ बाकायदा एक लॉबी है जो काम कर रही है, बहुत से लोग हैं इमरान खान साहब के गिर्द जिन्होंने इमरान खान साहब से जहांगीर तरीन साहब को दूर किया है, और बहुत से लोग आपको पता है अभी भी पार्टी में ऐसे जो जहांगीर तरीन साहब को छुप छुपा के कह लें बल्कि अलग भी सपोर्ट करने पर आ गए हैं। इस पर क्या तज्जिया आपका? मेरा कहना यह है कि जिन दो शख्सियात की तरफ इशारा किया जा रहा है उनके बारे में मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं पेशगी तज्जिया कर देता हूँ। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान पर बुरा वक्त आया तो दोनों शख्सियात जो हैं वो सुल्तानी गवाह के तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश होंगे, कहीं भी उन्हें पेश होना पड़ा। तो ये मुझे याद है जो सईद खान थे भुट्टो साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो उन्होंने डायरेक्टर जनरल बनाया था FSF का, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का, जब उन्होंने मुकर्रर किया था उस वक्त भी और बाद में भी हमने देखा भी था और हमें अंदाज़ा भी था कि ये दो आदमी जो हैं वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ होंगे और इन्हीं दो आदमी ही भुट्टो साहब को फांसी की तरफ लेकर गए थे। अगरचे हुकूमत तय कर चुकी थी कि उन्हें फांसी देनी है, लेकिन मसूद महमूद आला कार बना था और सईद खान आला कार बना था, और अब जो है वो जिन दो शख्सियात का नाम ले रहे हैं वही आला कार बनेंगे जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ठीक।
अच्छा, तो लगारी साहब एक और खबर भी गर्दिश कर रही थी जी कि जी शैला रजा साहब ने खासतौर पे जो कहा, इशारा दिया कि जी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जहांगीर तरीन साहब। कल मेरे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, और उससे पहले भी एक और मेहमान भी थे, तो दोनों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब शमूलियत इख्तियार कर लें? और वैसे जहांगीर तरीन साहब तो आपको पता है जोड़ तोड़ की सियासत में माहिर है, उनका त्यारा बड़ा मशहूर है। तो जहांगीर तरीन साहब तो एक जिस तरह हॉट केक होता है कि बिकने के लिए हर बंदा खरीदने के लिए तैयार होता है, इस टाइम पे आप उनकी ऐसी पोजीशन देखते हैं? मेरा ख्याल है कि सरेदस्त मैं ये नहीं देख रहा हूं कि वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं या उनका ग्रुप पीटीआई को छोड़ रहा है। लेकिन ये वक्त लेकर आएंगे वही शख्सियात जो इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये वक्त उन्हीं की वजह से आएगा, जल्दी आया या देर से आया, लेकिन जिम्मेदार वही होंगे और इमरान खान को आइसोलेट कर देंगे। इमरान खान तनहा रह जाएंगे। तालियां बजाना बहुत अच्छा होता है और शोर शराबा करना भी बहुत अच्छा होता है और हाँ में हाँ मिलाना भी बहुत अच्छा होता है और तराने सुनाना भी बहुत अच्छा होता है, गाने गाना भी बहुत अच्छा होता है और बाकी लोगों पर चढ़ दौड़ना भी अच्छा होता है और डिस्टेंस करना भी उनके नजदीक तो ठीक ही होता है। हाँ जी, ये तो सब अच्छा बता दिया, फिर इनमें बुरा क्या होता है फिर? हाँ, बुरा ये होता है जो नतीजा होता है, नतीजा बुरा होता है। नतीजा बुरा होता है कि फिर यही लोग, मैं तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर आदमी फवाद हुसैन फवाद हो। फवाद हुसैन फवाद जो है वो जमकर खड़े रह गए और उन्होंने सुल्तानी गवाह बनने से इनकार किया। आहद चीमा ने भी सुल्तानी गवाह बनने से इनकार किया। तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए कि उन लोगों की लॉयल्टी उस वक्त थी जब ये लोग असिस्टेंट कमिश्नर थे और वो नवाज शरीफ के राब्ते में आए थे, शहबाज शरीफ के राब्ते में आए थे। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के ज़माने से उनके साथ थे और उनके साथ चलते रहे। ये तो इनको मिले हैं ऐसे ही राह चलते हुए, खैबर पख्तूनख्वा में मिल गए या यहाँ पर आकर मिल गए। राह चलते हुए मिलते लोग जो हैं वो अपने चेहरे मोहरे से लग रहे होते हैं कि वो साहब को लेकर जा रहे हैं, हाथ से पकड़ कर कशां कशां लेकर जा रहे हैं उस तरफ को जिस तरफ साहब नहीं जाना चाहेंगे। और साहब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि बहुत खराब जगह पर पहुंचे हैं। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, ये जो लोग हैं जो इर्द गिर्द एक टोला बाकायदा मंडला रहे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, तो बहुत से लोग आपकी तरह जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी मशवरा देते हैं अक्सर टीवी पे कि इमरान खान साहब को चौकन्ना रहना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो काम खराब कर रहे हैं, जो बेसिकली इमरान खान साहब की पोजीशन को वीक कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ ये पीटीआई की पोजीशन को वीक कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। तो इमरान खान साहब क्या अवेयर नहीं है? उनको नहीं पता कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं और खासतौर पर ऐसे लोग जिनको हम पैराशूटर्स कहते हैं, जो कि इलेक्टेड लोगों को, जो इलेक्टेबल्स हैं, उनको उनके लिए मसला बने हुए हैं। आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि जो इलेक्शन लड़के आते हैं सामने, जो सही सियासतदान है, वो इन पैराशूटर्स के आगे बेबस दिखाई दे रहा होता है। आप देखती हैं कि जब आपकी पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूं कि जब गुलाम मुस्तफा खार और हनीफ रामे भुट्टो साहब दाएं तरफ देखते थे तो मुस्तफा खार और बाएं तरफ देखते तो हनीफ रामे, उनका हमेशा का साथ था। तो जब ये लोग आ गए ऐसे जो आजकल इमरान खान के आसपास हैं, तो खर भी अलग हो गए और हनीफ रामे भी अलग हो गए। इनमें से एक पीर पगारा के साथ जाकर दोनों जाकर पीर पगारा के साथ मिल गए। मुस्तफा खर सीनियर नायब सदर बन गए मुस्लिम लीग के और हनीफ रामे चीफ ऑर्गेनाइजर बन गए मुस्लिम लीग के, और उन्होंने जो है अपना काम दिखाया। लेकिन उन्होंने भी भुट्टो साहब के साथ नहीं बेवफाई की, उन्होंने भी भुट्टो साहब की फांसी में कोई किरदार अदा नहीं किया। उनके दोस्त थे, नाराज होकर छोड़ गए थे। जहांगीर तरीन नाराज होकर छोड़ जाएंगे और लोग भी छोड़ जाएंगे, लेकिन इमरान खान के फंसाने में ये लोग साथ नहीं होंगे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि जो लोग इर्द गिर्द हैं वो इमरान खान के खिलाफ फाइलें जमा करके सारी की सारी जाकर जहां भी कोई एहतसाब हो रहा होगा, जहां भी पूछ गुछ हो रही होगी, सबसे आगे ये लोग जाएंगे और जाकर इमरान खान को आइसोलेट करके खड़े हो जाएंगे। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और मुझे ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। सदीक, बड़ी खबर क्या है और ये जो NA-75 डस्का है उसमें कल क्या होने जा रहा है? जी पहले NA-75 पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल ये बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है। और 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो टोटल सिक्योरिटी जो है वो पुलिस के हवाले थी। अब इसमें दो तब्दीलियाँ की गई हैं। एक तो ये किया गया है कि पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। दूसरा इसमें यह किया गया है कि रेंजर्स भी बहुत से हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात होगी। तीसरा इसमें यह है कि फ़ौज के जवान, पाकिस्तान फ़ौज के जवान जो हैं वो भी क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद होंगे। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज को तलब किया जा सकेगा। इसके अलावा ये किया गया है कि CCTV कैमरे उन पोलिंग स्टेशन पर लगाए गए हैं जो कि बहुत हसास हैं। और कल खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो मॉनिटर करेंगे, उनकी टीमें मॉनिटर करेंगी। और कल इलेक्शन कमीशन हो, इंतज़ामिया हो, ये तमाम लोग बहुत एक्टिव होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये वो इलेक्शन है जिसकी वजह से आपने देखा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने नजर आए। ये वो इलेक्शन है जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो हुकूमत के लिए भी मसाइल खड़े हुए और इलेक्शन कमीशन पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। अब जहाँ तक बात है कि इलेक्शन कौन जीता है कौन हारता है, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब मुस्लिम लीग नून 2018 में ज़ाहिर है उन्होंने ये हल्का जीता था 40,000 वोटों से, लेकिन जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो PTI के उम्मीदवार के साथ वो उम्मीदवार भी शामिल हो गए जिन्होंने कोई 50,000 के करीब वोट लिए थे। अगर उन दोनों के वोट मिलाएं, काउंट करें तो PTI के वोटों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कल भी आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा जो पलड़ा भारी नज़र आता है अगर आप माजी को देखें तो वो मुस्लिम लीग नून का है, इसलिए कि कई इलेक्शन पिछले 5-6 इलेक्शन वो जीत चुके हैं। लेकिन यह है कि अगर कल PTI अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हो जाती है तो कोई आप ऐसा समझिए कि अपसेट कर सकते हैं, वरना ये सीट हमेशा से मुस्लिम लीग नून के पास रही है। और इस बार ये थोड़ा सा ज़रूर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली में तब्दीली आई कि पहले इस हल्के में मरीम नवाज़ आई, उन्होंने आकर जलसे किए, वो एक्टिव रहीं, नवाज शरीफ की तकरीरें होती रहीं। लेकिन इस बार ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें हमजा शहबाज एक्टिव थे। अब हमजा शहबाज का क्योंकि तंजीमी जो नेटवर्क है, स्ट्रक्चर है, वो उनकी ट्रेनिंग बेहतर है, तो ये तो अब कल फैसला होगा। कल रात को जब हम इस वक्त देखेंगे, जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक पता चल जाएगा कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या हैं। साथ ही इसमें यह भी है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको ये कह दिया गया है कि वो वहीं से तस्वीर बनाएंगे, तस्वीर खींचेंगे और व्हाट्सएप कर देंगे। जिस तरह वो RTS सिस्टम था उसी तरह से वो वोट जो है वो काउंट करके और जो एजेंट्स वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के मौजूद होंगे उनके सामने वो तस्वीर भिजवाएंगे जो आर होंगे उनको। तो ये तो है NA-75 के हवाले से। लेकिन कल एक और बड़ा मार्का जो होगा जिसमें जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे अली तरीन वो 2 अदालतों में पेश होंगे जहां से वो जमानतें लेना चाहते हैं। कल ये पेशी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ के कितने MNAs और MPs उनके साथ जाते हैं। इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनके घर पर एक इशाइया जारी है, तहरीक इंसाफ के वहाँ पर कई अरकान मौजूद हैं, लेकिन असल में पता चलेगा कल कि कल उनके साथ कितने अरकान असम्बली जाते हैं। और अब ये लगता है कि जहांगीर तरीन के हवाले से चीज़ें पहले तो वो जिस तरह इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल अब हुकूमत में घबराहट जो है वो शुरू हो गई है। और उसकी एक वजह यह भी है कि हुकूमत के भी कई इंपॉर्टेंट लोगों ने जहांगीर तरीन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, बयान देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जहांगीर तरीन ये कह रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ से अलग नहीं होंगे। और साथ ही जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं, जो MNAs MPs हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान देना शुरू हो गए हैं। तो लगता यह है कि अब ये लड़ाई नेक्स्ट स्टेज पर जा रही है, नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। और इस हवाले से कल पता चलेगा कि कितने लोग उनके साथ जाते हैं और उनकी जो टोन है वो क्या है। जहांगीर तरीन की ज़मानत एक्सटेंड होती है नहीं होती, वो गिरफ्तार होते हैं, क्या होता है, ये बहरहाल कल इसके ऊपर मजीद चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, आपने जैसे कि बताया कि हुकूमत वाले थोड़ा घबराना शुरू हो गए जहांगीर तरीन साहब के मामले पर, और जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत में से कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं खुलकर, और शाइया के हवाले से आपने बताया कि जहांगीर तरीन साहब के घर वो जो शाइया है, तो मुझे इस तरह ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब तो अक्सर ये कहते हैं ना, जैसे उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि मेरे सब्र को ना आजमाया जाए, मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगता हूँ। बेसिकली तो इमरान खान साहब से इंसाफ मांग रहे हैं वो। तो आपको फिर ये भी खबरें थी कि जिस इशारा रजा साहबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग का इंदिया दे दिया कि शायद ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जिस तरह कहने कि एक हॉट केक होता है जो हर वक्त बिकने के लिए तैयार होता है और हर कोई उसको खरीदने के लिए तैयार होता है कि खरीद के फ़ौरन खाया जाए, तो जहांगीर तरीन साहब इस टाइम हम कह सकते हैं कि हॉट केक बने हुए हैं, हर कोई मुंतज़िर है कि वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, या फिर मामला बिल्कुल डिफरेंट कह लें? दुरुस्त कह रही हैं आप। पीपल्स पार्टी में जाने के तो उनके कोई चांसेस नहीं है, ना ही वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब उनके साथ जो अरकान असम्बली है उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई है और उनके साथ वो लोग भी शामिल हो गए हैं
जो उन लोगों के असल में खिलाफ हैं जो गैर मुंतखब लोग हैं और जो इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बहुत एक्टिव हैं, जिनका इख्तियार बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा हुकूमत के मामलात में इन हैं, उनको कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन साथ ही जहांगीर तरीन साहब के साथ वो लोग भी आना शुरू हो गए हैं जिनको जहांगीर तरीन आज़ाद अरकान को ये कहकर लाए थे पार्टी में कि आपको वजारतें दी जाएंगी। तो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के गिर्द आना शुरू हो गए हैं और जहांगीर तरीन बहरहाल जो अगले आने वाले दिन है उसमें किसी भी तरह का कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का जो इन्हिसार है वो इस चीज़ पर है कि हुकूमत इस मामले को कैसे डील करती है। अगर तो जो हम देख रहे हैं कि अब तलखी आना शुरू हो गई है अरकान जो हुकूमत के अहम खिलाड़ी हैं उनकी गुफ्तगू में, अगर उन्होंने हमले ज़्यादा किए तो फिर जहांगीर तरीन भी ज़ाहिर है वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी सख्त बयान देंगे और जब सख्त बयान देंगे तो इससे हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब की हुकूमत की सिचुएशन जो आपने खुलकर बयान कर दी है, अब इस सिचुएशन का फ़ायदा कौन उठाएगा सबसे ज़्यादा? आप भी समझदार हैं। अब जैसा पीडीएम है वो हुकूमत को गिराने चली थी, कहते थे कि आवाम के लिए निकले, लेकिन आपको पता है कि अपने अपने मुफादात के लिए निकले हैं। सबसे ज़्यादा उनका चैलेंज यही था अपने आप को कि हमने हुकूमत को गिराना है। किसी तरह इमरान खान साहब घर चले जाएँ। अब इमरान खान साहब के मुखालिफ मतलब अगर जहांगीर तरीन साहब सामने आ गए और कहते हैं जो दोस्त होता है वो तो दुश्मनी पर आए ना, क्योंकि वो आपके सारे कत्थे चट्टे खोल सकता है, उसके पास आपके सारी राज होते हैं, कभी वो फाश कर सकता है। इस टाइम पर अपोजिशन जो है खासतौर पे नून लीग की अगर मैं बात करूं, मरियम साहबा का आपको पता है वैसे बड़ा दिमाग चलता है इस तरह के कामों में, तो ये जो अपोजिशन है, नून लीग है या जो इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा मुखालिफिन है, वो जहांगीर तरीन साहब को कैश करवा सकते हैं, इस मोमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए वो ये तो नहीं है कि जहांगीर तरीन को उनके साथ चले जाएंगे, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जहांगीर तरीन के इस मामले की वजह से आपने देखा कि पीडीएम की लड़ाई से तवज्जो ओझल हो गई है या तो जो किसी और तरफ चली गई है। जो टॉक शोज पीडीएम की लड़ाई पर होने थे, जो उन्होंने एक दूसरे पर बैठ के हमले करने थे, एक दूसरे पर तनकीद करनी थी, एक दूसरे का कच्चा चटा खोलना था, अंदरूनी कहानियां बाहर आनी थी, वो सब चीज़ें वहीं पर रुक गई हैं और इस वक्त एक ही बात हो रही है और वह है जहांगीर तरीन। तो जिसने भी इमरान खान की टीम में से ये काम आपकी किया बात से मैं किसी हद तक अग्री करती हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन सदीक आप इंसानी नफ्सियात समझते हैं, आप बहुत से लोगों से मिलते हैं रोज़ की बुनियाद पर, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर जहांगीर तरीन साहब को इतना पंप किया जाएगा कि इधर से हमले किए जाएंगे, हुकूमत में से लोग इतने हमले करेंगे, तो फिर जाहिर बात है वो तो कह चुके मेरे सब्र को ना आजमाया जाए। इस जुमले में बेसिकली बहुत से सवालात छुपे हुए हैं कि उनके सब्र को ना आजमाया जाए, वो कह चुके हैं, यानी सब्र को ना आजमाया जाए यानी वो कुछ भी कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। गुस्से में तो फिर इंसान कुछ भी करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल देखें, लेकिन ये अभी कुछ कहने का बस वक्त है कि वो अगर करेंगे तो क्या करेंगे। क्या वो बैठकर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? क्या वो इसके बाद शहजाद अकबर और आजम खान साहब का नाम लेने लग जाएंगे, या वो कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और मैं एक नया ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, या वो खुद खामोश रहते हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो हुकूमत पर वो हुकूमत पर हमले शुरू कर देते हैं, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं, तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। तो ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा और ज़ाहिर है अगले 4-5 दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सदीक, ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक आपकी बड़ी खबर के लिए, तस्दीक के लिए। किसी खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।